Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Midhat Abbas. Students, कैसे हैं आप सब? आज हम start कर रहे हैं एक new chapter which is chapter 16, the road to independence. So let's see what was the road which led to independence. Now, if you can recall, पिछले chapter में which was the struggle for freedom, हमने बात start की थी 1857 से the end of the war of independence and we ended on 1909 which was the Morley-Minto reforms. Now that era or that period where it ended on 1909, through the reforms, it was actually shown that yes, later on India can have an independent status. कि इंडिया को finally at the end जाके बरसगीर को independence, आज़ादी मिल जाएगी from the British leaders. जब ये ऐसी बात बनती हुई नजर आ रही थी, सो लेट्स सी फर्दर ऐसे क्या इवेंट्स हुए जिनकी वजह से ये जो राह नजर आई थी उस पे लोग चले भी एंड यस एट द एंड वी केम टू टू सेपरेट होमलैंड्स फॉर मुस्लिम्स एंड फॉर हिंदूज. वर्ल्ड वॉर वन 1914 टू 1918, पहली वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918, 4 साल लगे इस वॉर को. बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज, बहुत ज्यादा डेथ्स, बेतहाशा लोग मारे गए, millions. Indian troops were involved in fighting especially Mesopotamia, which is present day Iraq. अब British, क्योंकि it was one of the allies, एक साइड पे थी, तो Britishers को आर्मी चाहिए थी. आर्मी obviously at that time वो बड़े सगीर में हुकूमत कर रहे थे, तो उन्होंने वहां से जो ट्रूप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको लिया और फिर उनको अपने बिहाफ पे लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर में भेजा. अब द पॉइंट वाज कि जो मेनली फाइटिंग हो रही थी वो मेसोपोटामिया, जिसको आज हम अगर नक्शे पे देखें, मैप पे, तो उसको इराक के नाम से जानते हैं, इस एरिया में हो रही थी और मेनली मुस्लिम जो थे वो फाइट कर रहे थे. अब टेक्निकली हो क्या रहा था कि मुस्लिम्स वर फाइटिंग अगेंस्ट फेलो मुस्लिम टर्क्स. असल में तो मुसलमान लड़ रहे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज दे वर इन डिफरेंट टेरिटरीज, ज्योग्राफिकली वो डिफरेंट जगहों पे थे, तो इसलिए वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके थे. रीजंस डिफरेंट थे. So the Muslims of the subcontinent and the Hindus, the people basically, the people of the subcontinent, जो Britishers के behalf पे या Britishers की आर्मी में जाके लड़ रहे थे, they suffered brutal treatment and casualties. उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा और बहुत ज़्यादा casualties हुई, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए. लेकिन इस सब के लिए ये जो मुसलमान और हिंदू फेस कर रहे थे, वो क्यों फेस कर रहे थे? They were facing because Lord George, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था लंदन का, उसने ये प्रॉमिस किया था कि आफ्टर और एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, इंडिया विल हैव सेल्फ गवर्नमेंट. इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट मतलब आजादी मिल जाएगी और वो अपने आप को खुद कंट्रोल कर सकेगी. बट द क्वेश्चन वाज व्हेन. उसने ये वादा तो कर दिया, बट ये नहीं बताया कि ऐसा वो कब करेगा. अब जहां इंटरनेशनल फ्रंट पे वर्ल्ड वॉर वन हो रही थी, उस वक्त इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या चल रहा था? अगर पॉलिटिकल सिनेरियो देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना, जो ऑलरेडी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की. ही ज्वाइन मुस्लिम लीग इन 1913, 1913 में. ही वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ यूनाइटेड इंडिया. मिस्टर जिन्ना की नजर में इंडिया या इंडियन सबकॉन्टिनेंट को यूनाइटेड रहना चाहिए था एंड ही वांटेड टू कम ओवर द डिफरेंसेस व्हिच वर अराइजिंग और व्हिच वर बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम. वो ये चाहते थे कि इंडिया यूनाइटेड इंडिया रहे, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो एक ही स्टेट रहे, लेकिन जो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं उनको कम किया जाए. और उन्होंने इसकी कोशिश भी की, क्योंकि 3 साल बाद 1916 में ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, द पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती थी उस वक्त इंडिया में. सो 1916 लखनऊ पैक्ट, ही वाज एबल टू मेक द हिंदू लीडर्स अग्री फॉर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? That Hindus agreed to separate electorates for Muslims in future government of India. कि हिंदुओं ने इस बात पे अग्री किया, कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने इस बात पे अग्री किया कि लेटर जब भी सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगी, तब जो भी गवर्नमेंट में बनेगी उसमें मुस्लिम्स को, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी. और इस पैक्ट को इन द हिस्ट्री वी नो एज लखनऊ पैक्ट बिकॉज इट वाज साइंड इन लखनऊ. और ये सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ही कोशिशें थी जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ था. At the same time, when this pact was signed, Mohandas Gandhi, he was a famous political figure जो
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उभर के सामने आ रही थी, एंड ही केम टू लीड द हिंदूज एंड ही बिकेम द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस एंड ही सपोर्टेड द हिंदूज. मूविंग ऑन पॉलिटिकल फ्रंट पे फिर एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, द मॉन्टाज चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. 1921 में वॉइसरॉय ने कुछ रिफॉर्म्स पास किए और वो रिफॉर्म्स कुछ यूं थे. A central assembly was to be set up for India with 144 members of whom 103 were to be elected by the people. इंडिया में एक सेंट्रल असेंबली बनाई जाएगी जिसमें 144 मेंबर होंगे और उसमें से 103 मेंबर जो हैं वो इंडिया के लोग खुद चूज करेंगे. The assembly could make laws but the viceroy could under certain circumstances veto or forbid them. ये जो असेंबली चूज होगी वो अपने लॉज बना सकती है रिगार्डिंग एनी फील्ड इन एनी सिचुएशन, लेकिन वाइसरॉय के पास ये पावर होगी कि वो उनको खत्म या अवॉइड या वीटो कर देगा. All provinces would have mainly elected assemblies to run health, local government, agriculture, education and transport, defense, foreign affairs, police and the budget were still to be the responsibility of the viceroy and his council. Provinces को, जो provinces थे उस वक्त, उनको अपनी elected assemblies मिलेंगी और वो अपनी लोकल गवर्नमेंट जैसे हेल्थ हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, एग्रीकल्चर, तालीम, एजुकेशन, इन चीज़ों को डील करेंगे. और जो वॉइसरॉय और जो काउंसिल है, जो मेन रूल है वो फिर भी ब्रिटिशर्स के हाथ में ही रहेगा. और वो क्या होगा, वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बजट, पुलिस, ऐसी मेन चीजें जो थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो उन्हीं के हाथ में रहेंगी. सो इन अदर वर्ड्स वो टेक्निकली अपने हाथ से पावर जाने भी नहीं देना चाह रहे थे और उस वक्त जो बरसगीर के लोग थे उनको ये सेटिस्फैक्शन भी दे रहे थे कि ओके, हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था उसको पूरा कर रहे हैं. फोर्थ वन वाज दे वर टू बी 2 or 3 इंडियन मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉयज क्लोजर इनर कैबिनेट. 2 या 3 इंडियन मेंबर्स होंगे उस कैबिनेट में जो वाइसरॉय की इनर कैबिनेट थी, जो कि उसकी डिसीजन मेकिंग में मेजर पार्ट लेती थी. सो इन अ वे दे वर ट्राइंग टू सैटिस्फाई द पीपल जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में उनके लिए पार्टिसिपेट किया by giving them some authority but keeping the administration in their own hands. अब रिजल्ट क्या निकला? कांग्रेस रिजेक्टेड दीज प्रपोजल्स. कांग्रेस ने ये प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए. उस वक्त के जमाने में देयर वाज दिस मॉडरेट हिंदू लीडर गोखले. ही वाज अ मॉडरेट लीडर और वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हक में भी था, बट बाय द टाइम दीज रिफॉर्म्स केम ही हैड पास्ड अवे. सो पीछे जो पार्टीज बची उनमें जो लीडर्स थे वो कुछ सिनेरियो इस तरह का आया कि गांधी, नेहरू एंड तिलक दे वर द पार्ट ऑफ कांग्रेस एंड मोहम्मद अली जिन्ना एंड अलामा मोहम्मद इकबाल, ये 2 मुस्लिम लीग के पॉलिटिकल लीडर्स थे एंड दे वर इन लाइक ऑपोजिट ईच अदर. कायद-ए-आज़म टिल हिज लास्ट ट्राइड टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ इंडिया. उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भी इंडियन कांग्रेस लीडर्स को मनाने की कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहनी चाहिए, बट हाउएवर दैट डिड नॉट केम आउट टू बी द सिनेरियो और ऐसा हुआ नहीं. इसके बाद आई कायद-ए-आज़म की एक और कोशिश, हिज फेमस 14 पॉइंट्स, वो 14 नुकात जिन्होंने लेटर ऑन पाकिस्तान बनने में बहुत मदद की. कायद-ए-आज़म के जो 14 पॉइंट थे, दे बेसिकली वर मेड सजेशंस फॉर न्यू बाउंड्रीज ऑफ प्रोविंसेस टू फिट मोर क्लोजली विद द मेन रिलीजियस एरियाज. इन 14 नुकात ने असल में वो बाउंड्रीज ड्रॉ की थी जो कि प्रोविंसेस की होनी चाहिए थी, ताकि जो मेन रिलीजियस एरियाज हैं जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज या कोई और मिनॉरिटी के जो मेजर रिलीजियस एरियाज हैं वो कंबाइन हो जाएं और हर एक को सेफ गार्ड, हर एक को प्रोटेक्शन दी जाए. सो लेट्स टेक अ लुक एट फ्यू ऑफ दोज पॉइंट्स. First one, the government of India must be a federal one, that is, a central assembly for issues which affected the whole of the subcontinent and provincial assemblies for regional affairs. जो यूनाइटेड इंडिया है उसकी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट बने, फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल असेंबली हो और सेंट्रल असेंबली जो है वो सारे इश्यूज को डील करे जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को इफेक्ट करती है. लेकिन इसके अलावा देयर नीड्स टू बी प्रोविंशियल असेंबलीज जो रीजनल अफेयर्स, जो उस रीजन के इंटरनल अफेयर्स हैं उनको डील कर सके. सेकेंड वन, दे मस्ट बी सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स फॉर माइनॉरिटीज एंड मुस्लिम्स मस्ट हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली. माइनॉरिटीज अपने रिप्रेजेंटेटिव्स सेपरेटली चूज करे और उसके अलावा मुसलमानों की सेंट्रल असेंबली में 1/3, 1/3 हिस्सा हो. थर्ड, देयर मस्ट बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, लैंग्वेज एंड कस्टम्स फॉर एवरीवन. हर एक को आजादी हो अपना मजहब
अपनी तालीम, अपनी ज़बान, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशन फॉलो करने की किसी किस्म की कोई रोक टोक ना हो। फोर्थ वन, Muslims and other minorities must have a fair share of senior offices in both central and provincial governments. मुसलमानों के अलावा जितनी भी माइनॉरिटीज हैं ये सब को सेंट्रल असेंबली और रीजनल जो प्रोविंशियल असेंबलीज बनेंगी उनमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अब ये वो चीज़ें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी और इनके थ्रू ये बात कहने की कोशिश की जा रही थी कि इवन दो इफ इंडिया रिमेन्स यूनाइटेड तब भी माइनॉरिटीज बेशक वो मुसलमान हो या कोई और रिलीजन हो उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले और वो अपने राइट सेफगार्ड कर सके और आराम से फ्रीडम से अपना रिलीजन फॉलो कर सकें। थ्रू ऑल दिस डोंट यू थिंक व्हाट वाज बीइंग एविडेंट? कायदे-आज़म still wanted to keep India united. He wanted to keep India still united. कहीं ना कहीं कायदे-आज़म still wanted कि administratively India एक ही मुल्क रहे। However, in 1930 में Allama Iqbal at Muslim League Conference hinted strongly that a separate Muslim state was a possibility. Allama Iqbal, who was a poet and a major prominent political leader, he hinted at a conference. उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस थी उसमें 1930 में उस कॉन्फ्रेंस में ये बात का हिंट दिया कि मुसलमानों की अपनी अलग स्टेट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। For which he said that Northwest was a completely self-governing state, even if within an Indian federation. So basically वो जो नॉर्थ वेस्टर्न की वो बात कर रहे हैं स्टेट की, it was equivalent, वो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान के नक्शे के ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। So this is where I'm going to end today's lecture. अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।